तो ये है पार्ट 2 ऑफ ड्राइंग। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम एसपी, स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में। अगर आप भी मेरी तरह आर्ट के दीवाने हो तो सब्सक्राइब कर दो और उस बेल नोटिफिकेशन ऑन को दबा दो ताकि मैं जब भी आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो चलिए चलते हैं पार्ट 2 में। तो पिछले पार्ट में हमने लीज़ा के स्केच बनाने में मेन चीज़ ये फोकस की थी कि ब्लेंडिंग स्टम्प्स को, चारकोल पेंसिल्स को और ग्रेफाइट पेंसिल्स को कैसे यूज़ करें। और मेन डिफरेंस इस बार ये था कि ब्लेंडिंग स्टम्प्स मैंने यूज़ किए थे स्किन टेक्सचर के लिए। मैं हमेशा मना करता हूँ कि ब्लेंडिंग स्टम्प को फेस पे यूज़ मत करो, बट इस बार मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ किया है, बट पूरा शार्प करने के बाद। और अगर आपको नहीं पता कि कैसे ब्लेंडिंग स्टम्प को शार्प करते हैं, कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा कि कैसे शार्प कर देते हैं। आपके ब्लेंडिंग स्टम्प्स को भी कैसे शार्प करते हैं, पेंसिल्स को, ताकि वो ना टूटे। और मेन प्रॉब्लम चारकोल पेंसिल में यही होती है हमेशा कि वो थोड़ा भी आप ज़्यादा शार्प कर दिया, एकदम थोड़ा भी, तो भी वो टूट के गिर जाएगी। और अगर आप जितनी ज़्यादा चारकोल पेंसिल टूटेगी तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो बहुत छोटी हो जाएगी और वो यूज़ भी नहीं कर पाओगे आप। तो उसी के लिए अगर आपको नहीं पता ये सब शार्प कैसे करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। और एक और चीज़ थी जो मुझे कहनी थी कि अगर आपको ग्रिड मेथड यूज़ करना नहीं आता है अभी भी, तो सबसे ज़्यादा रिकमेंड मैं यही करूँगा, ग्रिड मेथड यूज़ करो। मैं डायरेक्ट बना सकता हूँ, बन जाती है मेरे से, बट मेन चीज़ ये है कि जो बहुत छोटे छोटे डायमेंशंस होते हैं, जैसे कहाँ से फेस कर्व हो रहा है, कहाँ से आईज़ कर्व हो रही है, बहुत छोटे छोटे डायमेंशंस, अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आपको बहुत सारे स्केचेस बनाने पड़ेंगे, 100, 150, 200 स्केचेस, उसके बाद आपका परफेक्शन आएगा फेस स्केचिंग में। बट ग्रिड मेथड की मेन एडवांटेज यही है कि आप अगर आपने 5-10 स्केचेस भी बनाया है तो भी आप स्ट्रेट लाइंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी नहीं पता कि ग्रिड मेथड कैसे यूज़ कर सकते हैं तो कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए ट्यूटोरियल लेके आऊँगा पूरा का पूरा अलग। और पेंसिल्स को कैसे ब्लेड से कट करके बनाते हैं, मतलब शार्प करते हैं, वो मैं आपके लिए ले आऊँगा। तो फेस स्ट्रक्चर का मेन चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी कोई भी फेस को देखोगे, किसी को भी सामने से देखोगे, तो आपकी मेन चीज़, मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो है आंखें, नोज़ और लिप्स। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस आएगा। आप आपकी मम्मी को देख लो, पेरेंट्स को, किसी को भी देख लो, आपका सबसे पहला फोकस अगर आप उनको देखोगे तो यही 3 चीज़ों पर जाने वाला है। तो अगर आप स्केच बना रहे हो, पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो ये 3 चीज़ों पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैं आउटलाइंस बना रहा हूँ, जैसे उनका चिक पार्ट है, मतलब चिन पार्ट है जहाँ पे लाइन स्ट्रेट बन रही है, उसकी मैं आउटलाइन बना दे रहा हूँ। पहले जो आउटलाइंस मुझे दिख रही है ग्रिड मेथड में, वैसे मैं आउटलाइंस बना रहा हूँ। उसके बाद मैं देखूँगा कि कहाँ पे बेस लेयर बना सकता हूँ। बेस लेयर के लिए हमेशा आपको 2H या 2B पेंसिल ही यूज़ करनी चाहिए। बट मैं ये गलती बहुत सारे आर्टिस्ट में देखता हूँ कि उनको शेडो करना, मतलब शेडिंग करना, और बहुत चीज़ें ऐसी है कि वो बहुत अच्छे से आती है। उनको मेकअप ब्रशेज़ यूज़ करना, चारकोल पाउडर यूज़ करना, ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करना, ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आता है। बट उनकी गलती एक ही जगह पे हो जाती है कि जो फेस स्ट्रक्चर होता है, जैसे नोज़ है तो थोड़ा टेढ़ा हो गया उनका नोज़, मतलब स्ट्रक्चर बना नहीं पाते हैं। लिप्स थोड़ा ऊपर के बड़े हो गए हैं। और मेन प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्टली बनाना चाहते हैं। उनके हाथ में बहुत अच्छा टैलेंट है, वो डायरेक्ट शेडिंग, इतनी अच्छी शेडिंग, मेरे से 10 टाइम 100 टाइम अच्छी शेडिंग करते हैं, बट यहाँ पे गलती कर जाते हैं वो लोग। तो इस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि मेजरमेंट्स में भी वो ज़्यादा ध्यान दे। जैसे आइज़ हैं, ऊपर की आइज़ पे अगर आप फोकस करोगे तो बहुत छोटी छोटी लाइन्स है जो मुझे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। ये स्केच बनाने में ऑलमोस्ट मुझे 4.5 आवर्स लगे थे और स्टार्टिंग का तो रिकॉर्ड भी नहीं हो पा रहा था। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये चीज़ें आप अप्लाई करो जब भी आप पोर्ट्रेट स्केचेस बना रहे हो। तो अब आप देख सकते हो कि जो लिप्स बना है उसमें राइट साइड वाला जो पार्ट है लिप का, वहाँ पे थोड़ा बहुत डार्क है। और डार्क का मतलब ये है कि लाइट का सोर्स लेफ्ट में, तो ऑफकोर्स डार्क वहाँ पे बनने वाला है। बट यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि सारा पार्ट लिप का डार्क नहीं है, बस थोड़ा पार्ट डार्क है। तो वो थोड़ा पार्ट डार्क बनाने में हमें यूज़ करना पड़ेगा कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डिटेल्स दे पाएँ। और जब ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल्स देने होते हैं तो आपको आपका जो रेफरेंस पिक्चर है तो उसको जूम करना पड़ेगा अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो।
मैं बहुत सारे आर्टिस्ट देखता हूँ वो ज़ेरोक्स करके ले आते हैं, उस पर ग्रेड लाइंस बना देते हैं और डायरेक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि वो जो पेपर प्रिंट करवा के लाते हैं उसको आप जूम नहीं कर सकते हो। आप कितना ज़्यादा प्रिंट करवाओगे। इससे अच्छा मेन चीज़ ये है कि आप मोबाइल में ही यूज़ कर लो, मोबाइल यूज़ करो और उसमें आप जूम करो। बट इसमें भी एक कैच है, इसमें भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी आपके पास कमीशन आर्ट वर्क है या पोर्ट्रेट या कुछ भी यूज़ कर रहे हो वो हाई रिजोल्यूशन वाला पिक्चर नहीं है। और हाई रिजोल्यूशन पिक्चर से मेरा मतलब ये है कि आप कितना भी उसे जूम करो वो फटता नहीं है, उसके पिक्सल्स फटते नहीं हैं कभी भी, आपको डिटेल्स दिखती ही रहती है। उसको बोलते हैं हाई रिजोल्यूशन पिक्चर्स। तो अगर आपके पास जो रेफरेंस पिक्चर है वो हाई रिजोल्यूशन वाली नहीं है तो ऑफकोर्स आपको डिटेल नहीं दिखने वाली, आप कितना भी उसको जूम कर लोगे। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप एक ही चीज़ कर सकते हो कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लाइक पिक्सआर्ट या कोई भी, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा बट ये एप्लीकेशंस मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ताकि मैं मेरे पिक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर सकूँ, जो भी रेफरेंस पिक्चर है उसे, और मैं ज़्यादा डिटेल्स दे पाऊँ मेरे स्केचेस के अंदर। और जितना ज़्यादा डिटेल्स मैं दे पाऊँगा मेरे स्केचेस में उतना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मेरा स्केच लगने वाला है। तो आपको पता ही होगा कि आपकी जो गैलरी वाली एप्लीकेशन है उसमें आप ज़्यादा जूम नहीं कर पाते आपके स्केचेस को, राइट। सो ऑफ कोर्स कोई थर्ड पार्टी मैं रिकमेंड करूँगा पिक्सआर्ट, स्नैपसीड ये सब यूज़ करो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जूम कर पाओ और ज़्यादा डिटेल्स दे पाओ। जैसे कि आप देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड वाला चिन का पार्ट है जो और चिक का पार्ट है वो बहुत लाइट है ऑफ कोर्स, राइट, क्योंकि वहाँ पे लाइट सोर्स डायरेक्ट पड़ रहा था। बट मैंने वहाँ पे भी पहले बेस लेयर बना रखी थी 3B पेंसिल से, नहीं 2B पेंसिल से। 3B पेंसिल का यूज़ मैंने सिर्फ राइट साइड का चिन का पार्ट है उनका, मैंने सिर्फ वहीं पे की है, क्योंकि अगर अब मैं दूसरी साइड में भी यूज़ करना शुरू कर दूंगा, मतलब लेफ़्ट साइड में भी, तो ऑफ कोर्स लाइट्स एंड शेडोज़ दोनों अलग नहीं होने वाले, मतलब हाइलाइट्स और शेडोज़ अलग नहीं होने वाले हैं। तो उन दोनों को अलग करने के लिए मैंने चीज़ यूज़ की वो है 3B पेंसिल को मैंने राइट साइड वाला पार्ट जहाँ पे शेडोज़ है वहाँ यूज़ किया और 2B पेंसिल से लेफ़्ट साइड में यूज़ किया। और मैंने जूम करके देखा कि कहाँ पे कंप्लीट वाइट है। कंप्लीट वाइट मतलब डायरेक्ट लाइट वहीं पे पड़ रही है तो वो कंप्लीट वाइट होगा ऑफ कोर्स, राइट। सो वहाँ पे मैंने रबर यूज़ किया तो उससे वहाँ पे सिर्फ वो छोटा वाला पार्ट था वहीं पे मैंने डार्क कर दिया पूरा का पूरा। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प जो सबसे छोटा वाला होता है उसको यूज़ करके जो थोड़े बहुत पार्ट्स थे डार्क और वो वाले वो सब मैंने यूज़ किए, ठीक है। तो वो यूज़ करने के बाद मेन चीज़ ये है कि जब भी आप डार्कर और ब्लेंडिंग स्टम्प्स को आप यूज़ करोगे तो वो ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करने के बाद मेन चीज़ ये होगी कि डार्कर पार्ट्स थोड़े बहुत और डार्क हो जाएंगे और ब्लेंड भी हो जाएंगे। तो उसको यूज़ करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि आपके ब्लेंडिंग स्टम्प को आप कंटिन्यू कट करते रहो और शेड करते रहो। मतलब ये है कि ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहे हो तो उसको आप कंटिन्यू शार्प करते रहो। आपके पास जो भी शार्पनर से तो नहीं हो पाएगा, ब्लेड्स हैं उसको यूज़ करके। और अगर आप अंडर एज हो, मतलब 12-13 एज के नीचे हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपके पेरेंट्स या किसी को आप बोल दो, वो आपको कट करके दे देंगे। वरना डायरेक्टली अगर आप ब्लेड यूज़ करते हो तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि आप हाथ कट कर फिंगर्स या कुछ भी कट करवा लोगे। तो आपके पेरेंट्स को 1-2 बार बोल दो कि कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं, और वो हेल्प कर देंगे। और हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जहाँ पे हम रिमेनिंग जो भी। तो बस इतना ही था इस ट्यूटोरियल में। अगर आपने कुछ भी सीखा इस ट्यूटोरियल से तो सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक छोड़ दो, कमेंट कर दो अगर कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो आपके इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकारिक दिन हो। टट्टूज।